डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 20। बोहर मॉडल के फेलियर्स देखे थे हमने बहुत सारे। बोहर मॉडल का जो सबसे मेजर फेलियर, मेन फेलियर माना जाता है, मेन फेलियर ऑफ बोहर मॉडल वो होता है कि देखिए, वैसे तो बोहर मॉडल के कई फेलियर हैं कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स या आयंस पर अप्लाई नहीं होता, उसके लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, MVR = NH/2π का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, फाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये सारे मेजर फेलियर हैं, लेकिन इनमें भी मेन फेलियर जो है वो कौन सा माना जाता है? इन पांचों के अलावा जो एक फेलियर और है, जो बहुत बड़ा फेलियर है, उसको मेन फेलियर माना जाता है। कि जैसे बोहर मॉडल के अंदर दो फार्मूलाज यूज करते हुए सारे फार्मूलाज निकाले गए थे। एक तो ये था कि जो न्यूक्ली के चारों ओर स्टेबल ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए mv²/r = kZe²/r²। उसके लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो है वो मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रूप में मिलेगा, जिसकी वैल्यू ये होगी। अब ये जो फॉर्मूला है, ये न्यूटन्स फिजिक्स का फॉर्मूला है, जो किसी प्योर मास पार्टिकल जिसका मास m हो और जो v वेलोसिटी से किसी रेडियस के सर्कुलेटरी पाथवे पे घूमना चाह रहा हो, उस पर एप्लीकेबल होता है। प्योर मास पार्टिकल पर अप्लाई होने वाला फॉर्मूला है। ये न्यूटन की क्लासिकल मैकेनिक्स का फॉर्मूला है, जो ये मानती थी क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स ये मानती थी कि कोई भी पार्टिकल, मास पार्टिकल, प्योर मास पार्टिकल होता है। एनर्जी दो तरह की इंटाइटीज है नेचर में, एक तो पार्ट मास मैटर और एक एनर्जी। जो मैटर होते हैं वो प्योर मैटर होते हैं और एनर्जी प्योर एनर्जी होती है। और उस क्लासिकल मैकेनिक्स में मैटर पर मास पार्टिकल्स, जो मास से बना हुआ मैटर है, उस पर जो है ना ये फॉर्मूला दिया गया था, जो कि प्योर मैटर पर अप्लाई होता है। फिर बोहर ने एक पोस्टुलेटरी फॉर्मूला यूज किया था स्टेबल ऑर्बिट्स में MVR = NH/2π। बोहर ने तो यूं ही बिना सोचे समझे ही तुक्के से फॉर्मूला बना लिया था, लेकिन बाद में जाकर के इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया गया साइंटिस्ट डी ब्रोगली के द्वारा कि स्टेबल ऑर्बिट में घूमते समय इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है, J MVR वो NH/2π होगा। ये स्टेबल ऑर्बिट्स के लिए जो कंडीशन बोहर मॉडल में मानी गई थी, ये किस तरह से क्यों सेटिस्फाई होती है, इसको एक्सप्लेन किया साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने मैटर वेव थ्योरी के अंदर। वो हम डी ब्रोगलीज मैटर वेव थ्योरी में पढ़ेंगे। लेकिन डी ब्रोगलीज मैटर वेव थ्योरी में ये कंडीशन, स्टेबल ऑर्बिट्स के लिए ये कंडीशंस सेटिस्फाई की गई थी, मानी गई थी, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल वेव, मैटर वेव मानते हुए। यानी ये फॉर्मूला स्टेबल ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स पर तभी एप्लीकेबल है जब इलेक्ट्रॉन को हम मैटर वेव माने। प्योर मैटर माने तो उस पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये मैटर वेव मानने पर ही लगेगा। आप बोलोगे सर ये मैटर वेव क्या होता है? मैटर भी और वेव भी। बाद में जाकर के मॉडर्न साइंस ने, मॉडर्न फिजिक्स ने ये माना कि नेचर में दो तरह की इंटाइटी नहीं रह रही, बल्कि नेचर में तीन तरह की इंटाइटी रह रही है। प्योर मैटर की तरह बिहेव करने वाली इंटाइटीज, प्योर वेव की तरह जो कि एनर्जी का एक फॉर्म है उसकी तरह बिहेव करने वाली इंटाइटीज, और कुछ बीच की इंटरमीडिएट इंटाइटीज भी है, जिनमें एक साथ मैटर एज वेल एज वेव कैरेक्टर है, जो अपने आप में एक साथ ही मैटर भी है और वेव भी है। और न्यूक्ली के चारों तरफ, एटम के अंदर न्यूक्ली के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन उसी तरह के पार्टिकल, उसी तरह की इंटाइटीज है नेचर की, जो कि मैटर एज वेल एज वेव है, मैटर वेव है, मैटर भी है और वेव भी है। और मैटर वेव थ्योरी दिया डी ब्रोगली ने कि कहा कि कुछ ऐसी इंटाइटीज होती है जो मैटर और वेव दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, डुअल नेचर होता है उनके अंदर, मैटर कैरेक्टर भी होता है, वेव कैरेक्टर भी होता है, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स से अलग बात थी, जिसको क्लासिकल फिजिक्स नहीं मानता था। और इस मैटर वेव थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को मैटर वेव मानते हुए उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि स्टेबल ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमते हुए, इलेक्ट्रॉनिक मैटर वेव घूमते हुए इलेक्ट्रॉन रूपी मैटर वेव के लिए ये कंडीशन अप्लाई होगी, तभी वो स्टेबल ऑर्बिट होगा, स्टेबल ऑर्बिट के लिए कंडीशन अप्लाई होगी। लेकिन ये है मॉडर्न फिजिक्स का, क्वांटम फिजिक्स का, क्वांटम मैकेनिक्स का फॉर्मूला, जो कि ये मानता है कि इलेक्ट्रॉन मैटर वेव है
और ये है क्लासिकल मैकेनिक्स का फॉर्मूला, जो तभी एप्लीकेबल है जब हम इलेक्ट्रॉन को प्योर मैटर माने। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर, तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स का फॉर्मूला उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स का ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन को इसके अकॉर्डिंग बिहेव करते मान रहे, तो फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। भाई आप इलेक्ट्रॉन को या तो प्योर पार्टिकल मानते हुए उस पर क्लासिकल मैकेनिक्स लगाओ, और या आप उसको मैटर वेव मानते हुए मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स लगाओ। आप दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। जिस इंटाइटी पर, जिस फिनोमिनन पर आगे जाके साइंस में ये क्लैरिफिकेशन हो गया कि जहां जहां पर क्वांटम मैकेनिक्स लग रही है वहां क्लासिकल मैकेनिक्स के फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं होंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशन होगी, क्लासिकल मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। और जो फॉर्मूला, जो फिनोमिनन, जो इंटाइटी, उस इंटाइटी से रिलेटेड कोई फिनोमिनन अगर क्लासिकल मैकेनिक्स से अप्लाई हो रहा है तो वहां क्वांटम मैकेनिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, वहां क्वांटम मैकेनिक्स किसी काम की नहीं है। आप कभी भी मैकेनिक्स में दोनों मैकेनिक्स, कभी भी दोनों तरह की क्लासिकल न्यूटन्स मैकेनिक्स और मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। ये गलत है, टेक्निकली रॉन्ग है। और बोहर मॉडल यही कर रहा था। ये बाद में जाकर मालूम चला कि बोहर में जो फाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं हो रहा, जो जीमान स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो रहा, जो ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स या आयंस पर एक्सप्लेन नहीं हो रहा, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आयंस का तो लाइन स्पेक्ट्रा भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, लाइन स्पेक्ट्रा भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। बाकियों का तो फाइन स्पेक्ट्रा और एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, मल्टी इलेक्ट्रॉनिकल लाइन स्पेक्ट्रा भी उससे एक्सप्लेन नहीं होता था। तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक लाइन स्पेक्ट्रा जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, ये इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हम दोनों मैकेनिक्स को मिक्स कर रहे हैं। तो इसको, इस प्रॉब्लम को बोला गया बोथ फॉर्मूलाज, दोनों फॉर्मूलाज एक साथ यूज करना गलत है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का, न्यूटन मैकेनिक्स का फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रॉन को प्योर मास पार्टिकल से बना मानता है, प्योर मास पार्टिकल मानने पर अप्लाई होगा। ये क्वांटम मैकेनिक्स का फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रॉन को मैटर वेव मानने पर अप्लाई होगा। हेंस बोहर इंटेंशनली उसको पता नहीं था ये भी कर रहा है, इंटेंशनली मिक्स्ड क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स इन हिज मॉडल। बोहर ने अपने परमाणु प्रतिरूप में चिरसम्मत यांत्रिकी व आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी को मिश्रित कर दिया। ये सबसे बड़ा फेलियर क्यों माना गया? इस फेलियर को सबसे मेन फेलियर क्यों माना गया? क्योंकि इस फेलियर के पता लगने के बाद पूरी की पूरी जो बोहर की एटॉमिक थ्योरी थी वो भी शक के घेरे में आ गई, उसकी जो मैथमेटिक्स थी वो भी शक के घेरे में आ गई। तो आप बोलोगे सर फिर जब बोहर की पूरी एटॉमिक थ्योरी जो थी वो शक के घेरे में आ गई तो फिर बोहर मॉडल को फर्स्ट स्टेबल मॉडल ऑफ द एटम क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोहर मॉडल ने यह साबित कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी रूप से घूम सकता है बिना एनर्जी एमिट किए, बिना एनर्जी एब्जॉर्ब किए, और एनर्जी एमिशन या एब्जॉर्प्शन करवाएंगे तो वो कब होगा ये बता दिया था। उसकी जो मॉडल गलत नहीं था, मॉडल के अंदर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को प्रॉपर नहीं समझा जा सका और उसके एनर्जी लेवल्स को प्रॉपर नहीं समझा जा सका। मोटे मोटे तौर पर समझ लिया गया लेकिन आगे माइक्रो लेवल पर उसको समझ नहीं पाए बोहर। इसलिए मॉडल गलत नहीं था, मॉडल अधूरा था। ये मानना कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज की फिक्स वैल्यूज रहेगी और एनर्जी लेवल्स होंगे, ये तो आज भी मानते हैं हम, आज भी मानते हैं कि एनर्जी लेवल्स होंगे, एनर्जी लेवल होते हैं। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करती होती जब तक वो स्टेबल एनर्जी लेवल, एक फिक्स एनर्जी लेवल, स्टेबल सेल, स्टेबल ऑर्बिट में घूमता रहता है। इसलिए मॉडल गलत नहीं था, फर्स्ट स्टेबल मॉडल था, लेकिन इनकम्प्लीट था, इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को प्रॉपर रीड नहीं कर पाया और ये इसको सबसे मेन फेलियर माना जाता है। तो इस तरह से ये सारे फेलियर्स के साथ बोहर मॉडल भी अपने आप में इनकम्प्लीट था। तो हमें लगा कि अब कुछ न कुछ और साइंस के अंदर देना पड़ेगा, और बाकी तो फेलियर दूर नहीं कर पाए सोमरफील्ड, लेकिन सोमरफील्ड ने बोहर मॉडल की कुछ कमियों को दूर करते हुए एक बोहर मॉडल ऑफ एटम का ही एक्सटेंड किया, कुछ अपनी पोस्टुलेट ऐड करते हुए। तो इसको अपन बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ बोहर मॉडल, एक्सटेंशन ऑफ बोहर मॉडल बाय सोमरफील्ड, बाय सोमरफील्ड द्वारा बोहर मॉडल का विस्तार। देखिए बोहर मॉडल के अंदर जब ये पता चला
बोहर के फेलियर्स में जब ये मालूम चला कि जब हम सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करवाते हैं तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन के रूप में सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन जो हमें नॉर्मल आइज से दिखाई देती है वो वास्तव में दो फाइन लाइन का कलेक्शन होती है, दो फाइन लाइन का कलेक्शन होती है, दो सूक्ष्म रेखाओं का समूह होती है, संग्रह होती है। लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन जो कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में ट्रांजिशन करेगा। वो एक्चुअली 3 फाइन लाइन का कलेक्शन थी। लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन 2 फाइन लाइन का कलेक्शन थी। ये लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन जो 3 से 1 में ट्रांजिशन करने पर मिलती है, ये 2 से 1 में ट्रांजिशन करने पर मिलती है। लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन ये 2 फाइन लाइन का कलेक्शन थी, ये 3 फाइन लाइन का कलेक्शन थी। तो इससे सोमरफेल्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब जब 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन आता है तो वो एक सिंगल एनर्जी रेडिएशन एमिट नहीं करके दो पास एनर्जी रखने वाली दो बहुत नजदीक एनर्जी रखने वाली रेडिएशन एमिट कर रहा है। और ये तभी पॉसिबल, और एब्जॉर्प्शन में भी ऐसा ही हो रहा है। एमिशन में जैसा होता है वैसे एब्जॉर्प्शन में होगा। इसका मतलब कि फर्स्ट एनर्जी लेवल तो कोई एक सिंगल एनर्जी लेवल है, लेकिन सेकेंड एनर्जी लेवल जो है वो दो पास एनर्जी रखने वाले दो सब एनर्जी लेवल का कलेक्शन है। दोनों को मिलाकर हम सेकेंड एनर्जी लेवल बोल रहे हैं, और इसको जिसको आगे जाके हम 2s और 2p बोल देते हैं, और ये फर्स्ट है। तो जब हम ये सोचते हैं, जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम साइंटिस्ट ये सोच रहे थे, जब बोहर ये सोच रहा था कि इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आता है, तो एक्चुअली कुछ एटम्स में जब हम मान लीजिए हमने एच एटम के जितने भी ऑर्बिट्स हैं, एच एटम के जितने भी एटम्स हैं, उन सब में इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में भेज दिया, तो एक्साइटेड स्टेट में, है ना। तो किसी में वो सेकंड ए में चला गया, किसी में वो सेकंड बी में चला गया, सेकंड ए में चला गया, किसी में सेकंड बी में चला गया। तो जब सेकंड ए से कुछ में वो सेकंड ए से 1 में आया और कुछ में वो सेकंड बी से 1 में आया, तो दो अलग अलग लेकिन पास एनर्जी रखने वाली, पास एनर्जी वैल्यू रखने वाली दो रेडिएशन एमिट हुई। इट मींस सेकंड ऑर्बिट इज ए कलेक्शन ऑफ 2 सब ऑर्बिट्स, सेकंड एनर्जी लेवल इज ए कलेक्शन ऑफ 2 सब एनर्जी लेवल। दूसरा कोष 2 उप कोषों का समूह है, दूसरा ऊर्जा स्तर 2 उप ऊर्जा स्तरों का समूह है। ये 3 लाइन का मिल रही है। इट मींस ये 3 पास सब एनर्जी लेवल का कलेक्शन है। जो 3 है वो बाद में जिसको हम बोलने लगे 3s, 3p, 3d, ये नाम सोमरफेल्ड ने नहीं दिए थे, एसपीडी। ये एसपीडी अब जो एक ही ऑर्बिट से रिलेटेड सब ऑर्बिट्स होते हैं, एक ही एनर्जी लेवल से रिलेटेड सब एनर्जी लेवल होते हैं, उनका जो नॉमेनक्लेचर है 3s, 3p, 3d, 2s, 2p, ये बाद में किया गया था, ये सोमरफेल्ड के द्वारा नहीं किया गया था। सोमरफेल्ड ने तो एक ही ऑर्बिट्स के अलग अलग सब ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटम नंबर्स दी थी, 2 तरह की, रेडियल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन कब मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में आता है। और लोगों ने देखा, फाइन स्पेक्ट्रम देखने वालों ने देखा कि ये जो लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन है, ये 4 फाइन लाइन का ग्रुप है, 4 फाइन लाइन का ग्रुप है। और जीमान व स्टार्क इफेक्ट में ये सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, जो सामान्य आंखों से दिखने वाली सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है, ये 4 लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। ये 3 फाइन लाइन का ग्रुप है, और जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट में ये 3 लाइंस में स्प्लिट होती है। लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन जो है वो 2 फाइन लाइन का ग्रुप है, और 2 लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये 4 लाइन में स्प्लिट, जो जितनी फाइन लाइन का ग्रुप है, केवल वो फाइन लाइन दूर जाती है मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसलिए वो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन अब सामान्य आंखों से भी, नॉर्मल आई से भी 4 लाइन से दिखने लग जाती है। 4 लाइन तो पहले ही थी, लेकिन पहले पास थी, माइक्रोस्कोप से फाइन लाइन के रूप में अलग अलग दिखती थी, नॉर्मल आई से नहीं दिखती थी। अब मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से वो नॉर्मल आई से भी अलग अलग दिखने लग गई, क्योंकि वो फाइन लाइन अलग अलग हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोमरफेल्ड ने इसको यूं एक्सप्लेन किया, हाइपोथेटिकली पोस्टुलेट दी उसने भी, कहा भी पोस्टुलेट बोहर दे रहा तो मैं भी तो दे सकता हूँ, कोई पोस्टुलेट देने का ठेका बोहर ने थोड़ी ले रखा है। तो उसने वो ये माना कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है ना, वो एक सिंगल एनर्जी लेवल है, लेकिन ये जो 4th एनर्जी लेवल है, ये 4 सब एनर्जी लेवल का कलेक्शन है। इसलिए जब हम ये सोचते हैं कि किसी एटम के अंदर, और ऐसा सभी एटम में है, सभी एटम्स के सेकंड ऑर्बिट 2 सब ऑर्बिट का कलेक्शन है, सभी एटम्स के थर्ड ऑर्बिट
जो है वो 3 सब ऑर्बिट का कलेक्शन है, सभी एटम का 4th ऑर्बिट जो है वो 4 सब ऑर्बिट का कलेक्शन है। इसलिए जब हम ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन 1 से 4 में जा रहा है तो वो उन्हीं एटम्स के अंदर किसी एटम में तो 1 से 4a में जा रहा होता है, या इसको 4s बोल दिया आगे जा करके, 4p बोल दिया, 4d बोल दिया, 4f बोल दिया। तो किसी में तो 4s में जा रहा होता है, किसी में 4p में, किसी में 4d में, किसी में 4f में। इसलिए जब वापस आता है तो कई किसी में 4s से 1 में वापस आता है, किसी में 4p से, किसी में 4d से, किसी में 4f से 1 में आता है। तो और चारों की एनर्जी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए एमिट होने वाली रेडिएशंस में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, और एक सिंगल रेडिएशन एमिट नहीं होकर के 4 बराबर बहुत ऑलमोस्ट नियरबाई एनर्जी रखने वाली 4 रेडिएशन एमिट हो जाएंगी, 4 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी, 4 फाइन लाइन का कलेक्शन रूपी सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। तो आप बोलोगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट क्यों हो जाती होगी? तो सोमरफील्ड ने ये बताया जीमान और स्टार्क इफेक्ट के लिए कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते होंगे तो ये जो एक ही ऑर्बिट के अलग अलग सब ऑर्बिट्स हैं इनकी एनर्जी बहुत पास पास होती होगी, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते होंगे तो इन चारों की एक ही ऑर्बिट के अलग अलग सब ऑर्बिट्स का जो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग अलग तरह से इंटरेक्शन होता होगा, जिससे उसकी प्रेजेंस में इनके बीच का डिफरेंस बढ़ जाता होगा। ये तो सिंगल एनर्जी लेवल है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये अगर बढ़ा घटा तो भी थोड़ा ऊपर हो गया नीचे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में। ये लोग जब अलग अलग घटे बढ़े तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बढ़ गया। इसलिए अब अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में 4s से 1 में आ रहा है, 4p से 1 में आ रहा है, 4d से 1 में आ रहा है, 4f से 1 में आ रहा है, तो जो रेडिएशंस हैं जो एमिट होंगी उनकी एनर्जी भी काफी अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि इनकी एनर्जी में खुद में अच्छा डिफरेंस आ गया है। इसलिए अब जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन जो कि वास्तव में पहले से ही 4 फाइन लाइन का ग्रुप थी, अब वो चारों फाइन लाइन अलग अलग मिलने लग जाएगी, थोड़ी दूर दूर मिलने लग जाएगी स्पेक्ट्रम में, और नॉर्मल आइज से भी अलग अलग मैग्नेटिक अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन मिलने लग जाएगी। तो इस तरह जीमान और स्टार्क इफेक्ट भी समझा दिया और फाइन लाइन को भी समझा दिया। कैसे समझाया? एनर्जी लेवल से रिलेटेड सब एनर्जी लेवल मानते हुए, ऑर्बिट से रिलेटेड सब ऑर्बिट मानते हुए। कैसा माना? फर्स्ट ऑर्बिट से रिलेटेड एक ही सब ऑर्बिट माना, फर्स्ट एनर्जी लेवल को एक ही ऑर्बिट बोल दो, सब ऑर्बिट बोल दो के रूप में माना। सेकंड को 2 सब ऑर्बिट के रूप में माना, थर्ड को 3 सब ऑर्बिट का कलेक्शन माना, फोर्थ को 4 सब ऑर्बिट का कलेक्शन माना। फिफ्थ को उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा फिफ्थ n इक्वल टू 5 से जब मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स या आयंस में इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में आता है तो लाइमन सीरीज की 4th लाइन जो है वो एमिट होती है, और वो 4th लाइन जो है वो 4th लाइन लाइमन सीरीज की 4th लाइन जो है वो 4 फाइन लाइन का कलेक्शन है, वो 4 फाइन लाइन का कलेक्शन है। इसलिए इसमें अगर एक एनर्जी लेवल है तो इसमें पास पास वाले 4 एनर्जी लेवल ही है। उसने कहा कि 5th ऑर्बिट में भी 4 सब ऑर्बिट ही है, 5s, 5p, 5d, 5f। बड़ा सवाल उठता है कि जब सेकेंड ऑर्बिट से रिलेटेड 2 सब ऑर्बिट माने, थर्ड ऑर्बिट के अंदर बोलना ठीक नहीं रहता, थर्ड ऑर्बिट से रिलेटेड 3 सब ऑर्बिट्स माने, फोर्थ ऑर्बिट से रिलेटेड 4th एनर्जी लेवल से रिलेटेड 4 सब एनर्जी लेवल माने, तो 5th से रिलेटेड 5 क्यों नहीं माने? 5th से रिलेटेड 4 ही क्यों माने? क्योंकि 5 से 1 में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से एमिशन स्पेक्ट्रा में मिलने वाली लाइमन सीरीज की 4th लाइन भी 4 फाइन लाइन का कलेक्शन ही मिलती है, और मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में 4 स्पेक्ट्रल लाइंस में ही स्प्लिट होती है हर एटम में, चाहे वो H एटम हो, चाहे वो हीलियम हो, चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो बेरिलियम हो, चाहे वो बोरोन हो। इट मीन्स 5th ऑर्बिट से रिलेटेड भी 4 सब ऑर्बिट्स ही है। अगर यहाँ 5 सब ऑर्बिट्स होते तो लाइमन सीरीज की 4th लाइन 5 से 1 में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से मिलने वाली लाइन 5 फाइन लाइन का कलेक्शन होती, क्योंकि फिर यहाँ पर भी एक सब ऑर्बिट और होता जिसको मैं एक बार डॉटेड लाइन से बना लेता हूँ, 5s, 5p, 5d, 5f, उसको 5g बोल देते हैं, s-p-d-f-g बोल देते हैं। और 5s से इलेक्ट्रॉन 1 में आता, 5p से 1 में आता, 5d में किस 1 होता, 5f से 1 में आ सकता था, और 5g से भी 1 में आ सकता था। तो 5 फाइन लाइन मिलती, 5 फाइन लाइन मिली नहीं। लाइमन सीरीज की 4th लाइन भी हर एटम के अंदर 4 फाइन लाइन का कलेक्शन ही मिली, इसलिए 5th ऑर्बिट में भी 4 सब ऑर्बिट्स ही माने गए। जिस दिन हमें कोई ऐसा एटम नेचर में मिल जाएगा या आर्टिफिशियली हम बना लेंगे जिसकी लाइमन सीरीज की
हम क्या करेंगे, उस एटम को बना करके उसके सारे इलेक्ट्रॉन निकाल के उसके मोनो इलेक्ट्रॉनिक को बना करके उसके लाइन स्पेक्ट्रा लेंगे और उसके लाइन स्पेक्ट्रा में लाइमन सीरीज की 4th लाइन देखेंगे। जिस दिन कोई ऐसा एटम मिल गया जिसकी लाइमन सीरीज की 4th लाइन के अंदर 5 फाइन लाइन मिल रही हो, 5 फाइन लाइन मिल रही हो, तो उस दिन हम बोल देंगे फिफ्थ, हमें एक ऐसा एटम मिल गया जिसके 5th ऑर्बिट में 5 सब ऑर्बिट्स है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आज तक ऐसा हुआ नहीं। आज तक नेचर में जितने एटम्स मिले हैं, साइंटिस्ट को कोई एटम ऐसा मिला नहीं जिसकी लाइमन सीरीज की 4th लाइन 4 फाइन लाइन की जगह 5 फाइन लाइन का कलेक्शन हो। तो कहने का मतलब है किसी ऑर्बिट से रिलेटेड कितने सब ऑर्बिट्स माने जाएंगे, ये कोई साइंटिस्ट की कोरी कल्पना नहीं है। ऑर्बिट्स का मानना भी कोरी कल्पना नहीं है। लाइन स्पेक्ट्रा की वजह से ऑर्बिट माने गए, फाइन स्पेक्ट्रा की वजह से सब ऑर्बिट माने गए। फाइन स्पेक्ट्रा को देख के कौन कौन सी सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन माइक्रोस्कोप से देखने पर कितनी कितनी फाइन लाइन की कलेक्शन है, इस बात को देख करके, ऑब्जर्व करके, प्रैक्टिकली देख करके फिर एनर्जी लेवल से रिलेटेड सब एनर्जी लेवल, ऑर्बिट से रिलेटेड सब ऑर्बिट माने जाते हैं। ऐसे मर्जी है फिर साइंटिस्ट नहीं मान लेते कि भैया इसको मेरी मर्जी है, मतलब इसमें 2 सब ऑर्बिट मानूंगा, मेरी मर्जी इसमें 3 सब ऑर्बिट मानूंगा। समझ में आ रही बात कि सब कैसे साइंटिस्ट ने बिना एटम को देखे पता लगा लिया कि एटम डिविजिबल है, एटम में न्यूक्ली है, एटम में ऑर्बिट्स है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ऑर्बिट से रिलेटेड सब ऑर्बिट्स है। ये सब बातें जो माइक्रो लेवल पर दिखाई नहीं दे रही थी, वो कैसे साइंटिस्ट प्रैक्टिकली चीजों को देख देख के अंदाजा लगाते हैं। ये बात आप सीख रहे हो, हाउ साइंस वर्क्स, हाउ केमिस्ट्री वर्क्स। चलिए, तो इसलिए हम 5th ऑर्बिट में भी 4 सब ऑर्बिट ही मानते हैं। लाइमन सीरीज की 5th लाइन जो कब मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन 6 से 1 में आता है। 6 से 1 में आता है, ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन 6 से 1 में आता है तो 5th लाइमन सीरीज की 5th लाइन मिलती है। याद है आपको कौन सी सीरीज की कौन सी लाइन मिलेगी? तो वो वाला टॉप वाला वीडियो वापस देख लेना अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि इसको लाइमन सीरीज की 5th लाइन क्यों बोलते हैं। तो लाइमन सीरीज की 5th लाइन वो भी 4 सब ऑर्बिट का कलेक्शन ही मिली। लाइमन सीरीज की 5th लाइन भी 4 फाइन लाइन का कलेक्शन, 4 फाइन लाइंस का कलेक्शन ही मिली, कलेक्शन ऑफ 4 फाइन लाइंस। इसका मतलब 6th ऑर्बिट में भी 4 सब ऑर्बिट्स ही है। समझ में आ रही बात? ये 6th ऑर्बिट में भी 4 सब ऑर्बिट्स ही क्यों मान रहे हैं? 5 सब ऑर्बिट क्यों नहीं मान रहे? 6 सब ऑर्बिट क्यों नहीं मान रहे? किसी भी ऑर्बिट से रिलेटेड कितने सब ऑर्बिट्स मान जाते हैं? लाइमन सीरीज के स्पेक्ट्रल लाइंस को देखते हैं, उनके उससे रिलेटेड फाइन लाइंस को देखते हैं और फाइन लाइंस देख करके डिसाइड करते हैं। अब सोमरफील्ड ने सोचा कि मैं जो ये सारी इमेजिनेशन फाइन स्पेक्ट्रम को देख के कर रहा हूं, ये मेरी सारी की सारी इमेजिनेशन एनर्जी लेवल से रिलेटेड सब एनर्जी लेवल का होना ये सही है। ये बात तभी सही हो सकती है जब बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन, बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन जो है वो कब मिलती है बोलो? बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन जब इलेक्ट्रॉन n = 3 से n = 2 में आए, 3 से 2 में आए। अब 2 को मैं तो मान रहा हूं लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन के हिसाब को देख करके 2 सब ऑर्बिट का ग्रुप मान रहा हूं, 2s2p, और थर्ड ऑर्बिट को मैं 3 सब ऑर्बिट का ग्रुप मान रहा हूं, थर्ड को 3 सब ऑर्बिट्स का ग्रुप मान रहा हूं, सेकेंड ऑर्बिट को 2 सब ऑर्बिट का कलेक्शन या ग्रुप मान रहा हूं, कलेक्शन मान रहा हूं। 2s2p बाद में इनको बोला गया, इनको 3s3p 3d बोला गया। तो इसका मतलब जब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आएगा तो एक्चुअली वो ऑर्बिट से, और अगर मल्टी सब ऑर्बिटल ऑर्बिट है, ऐसे ऑर्बिट है जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सब ऑर्बिट है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन वास्तव में उस ऑर्बिट के किसी सब ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के लोअर ऑर्बिट के किसी सब ऑर्बिट में आ रहा होता है। तो 3 से 2 के बीच कितने टाइप के ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाएंगे जिनकी एनर्जी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी होगा? कितने हो जाएंगे भाई? मान लीजिए ये 3s, ये 3p, ये 3d, और इसको बोल दिया 2s, इसको बोल दिया 2p। तो जब किसी एटम में मोनो इलेक्ट्रॉनिक एंटाइटी में इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो हम हजारों लाखों करोड़ों एटम का एक साथ लेते हैं स्पेक्ट्रा। तो हो सकता है किसी एटम के अंदर 3s से 2s में आ रहा होगा, किसी में 3p से 2s में आ रहा होगा, किसी में 3d से 2s में आ रहा होगा, ठीक है? किसी में
3s से 2p में आ रहा होगा, किसी में 3p से 2p में आ रहा होगा, और किसी में 3d से 2p में आ रहा होगा। तो टोटल टाइप के ट्रांजिशन कितने हो गए? 3 से 2 के बीच भी 6 टाइप के हो गए। 3s से 2s, 3p से 2s, 3d से 2s, 3s से 2p, 3p से 2p और 3d से 2p, और हर एक में थोड़ा 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 एनर्जी डिफरेंस होगा। तो अगर मेरी ये सारी स्टोरी जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, तो बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन 6 फाइन लाइन का कलेक्शन होनी चाहिए, 6 सूक्ष्म रेखाओं का समूह होनी चाहिए, अगर मेरा ये सब मानना सही है तो। और उसने धड़कते दिल से बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन को माइक्रोस्कोप में देखा और देखते डांस करने लगा, क्योंकि बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन वास्तव में 6 फाइन लाइन का कलेक्शन ही थी। इट मीन्स सोमरफील्ड को विश्वास हो गया कि मैं ये जो मान रहा हूं ऑर्बिट से रिलेटेड सब ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल से रिलेटेड सब एनर्जी लेवल, ये सही है बिल्कुल। और उसने डिक्लेयर कर दिया कि देयर आर 1 or more सब एनर्जी लेवल्स रिलेटेड टू ईच एनर्जी लेवल, देयर आर 1 or more सब ऑर्बिट्स रिलेटेड टू ईच सब ऑर्बिट। एंड उसने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि मैं आपको बता सकता हूं कि एटम्स में कौन से ऑर्बिट्स रिलेटेड कितने सब ऑर्बिट्स हैं। उसने कहा फर्स्ट ऑर्बिट रिलेटेड एक ही सब ऑर्बिट है, सेकंड से रिलेटेड 2 है, थर्ड से रिलेटेड 3 है, फोर्थ से रिलेटेड 4 है, फिफ्थ से रिलेटेड 4 है, 6 से रिलेटेड 4 है, 7 से रिलेटेड 4 है, आगे वाले सभी से रिलेटेड 4 है। और पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में सोमरफील्ड की बात का लोहा माना गया कि वास्तव में जबरदस्त तरीके से फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए फाइन स्पेक्ट्रम को देख करके इन्होंने सब ऑर्बिट्स की पहचान कर ली। सो डिस्कवरर ऑफ सब ऑर्बिट्स वाज सोमरफील्ड, डिस्कवरर ऑफ ऑर्बिट वाज बोहर, बोहर ने ऑर्बिट्स की खोज की। डिस्कवरर ऑफ न्यूक्ली वाज रदरफोर्ड, न्यूक्ली होता है। डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज थॉमसन, डिस्कवर ऑफ एटम वाज डाल्टन। तो इस तरह से अब कहानी को आगे बढ़ाया, यहीं पर रोका नहीं सोमरफील्ड ने। सोमरफील्ड की पूरी बातों को इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। मेन इंपॉर्टेंस सोमरफील्ड का ये है। फिर अब सोमरफील्ड ने भी क्या किया कि अब जो मैं सोमरफील्ड की बातें बताने जा रहा हूं, सब सोमरफील्ड की जितनी बातें मैंने बता दी वो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब जो मैं सोमरफील्ड की जो डीप में जा रहा हूं, जो तो उन्होंने जो हाइपोथेटिकल मैथमेटिक्स बनाई, कुछ क्वांटम नंबर्स बताए, ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ये सब आज के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सोमरफील्ड की अब जो बातें मैं डीप वाली बातें बोल रहा हूँ वो थोड़ी आगे जा करके उन लैंग्वेजेस को उस तरह यूज नहीं किया गया जिस तरह सोमरफील्ड यूज करता था, इसलिए उनको फिर आज के मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न एटॉमिक साइंस में चेंज कर दिया गया है। लेकिन फिर भी सोमरफील्ड पे डायरेक्ट कहीं भूले भटके कोई क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इसलिए मैं सोमरफील्ड की अपनी जो मैथमेटिक्स जो लैंग्वेज सोमरफील्ड ने यूज की वो बताने जा रहा हूं। अब सोमरफील्ड बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे। जब उनको पता था कि अगर मैं किसी न्यूक्ली के चारों ओर किसी ऑर्बिट को तो एक ही सब ऑर्बिट के रूप में मानूंगा, किसी दूसरे ऑर्बिट को मैं 2 सब ऑर्बिट का कलेक्शन मानूंगा। अच्छा, ऐसे 2 सब ऑर्बिट्स मानूंगा जिनकी एनर्जी बहुत पास पास भी है लेकिन थोड़ी अलग अलग भी है। तो वो जानते थे कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब उनमें से एक सर्कुलेटरी हो और दूसरा हल्का सा इलिप्टिकल हो। ये वो फर्स्ट ऑर्बिट हो गया जो कि एक ही सब ऑर्बिट के रूप में, ये सेकंड वाला हो गया, इसको 2s बोल दो, इसको 2p बोल दो, है ना। या उन्होंने तो इसको 2s 2p नहीं बोला था, बाद में इसको 2a बोल दो, इसको 2b बोल दो, अभी कुछ भी हाइपोथेटिकल सिंबल दे दो। उन्होंने ना 2a 2b बोला था ना 2s 2p बोला था, उन्होंने कोई सिंबल दिए नहीं थे ऑर्बिट सब ऑर्बिट्स को, उन्होंने केवल क्वांटम नंबर्स दी थी इनसे रिलेटेड, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वो जानते थे कि अगर साइंस में रिवॉल्विंग घूमने वाली सर्कुलेटरी मोशन या रिवॉल्विंग मोशन करने वाले किसी पार्टिकल से रिलेटेड जो है वो 2 ऐसे पाथवेज मानने हो जिनकी ऑलमोस्ट एनर्जी सिमिलर हो लेकिन थोड़ा डिफरेंस भी हो, तो साइंस में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में हमारे पास एक ही रास्ता होता है कि दोनों में से एक का पाथवे बना दो सर्कुलेटरी और दूसरे का पाथवे बना दो हल्का सा इलिप्टिकल। तो ऐसा पॉसिबल हो जाएगा कि दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर भी होगी और थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस भी होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये जो एक ही ऑर्बिट से रिलेटेड सब ऑर्बिट्स है ना, इनमें से कुछ होते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज और कुछ होते हैं इलिप्टिकल पाथवेज के रूप में।
These suborbits may be circulatory or elliptical. And सर्कुलेटरी तो होता ही है, फर्स्ट वाला ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट है, एक ही परफेक्ट एनर्जी लेवल है और वो सर्कुलेटरी है। सेकेंड वाले से रिलेटेड दो है, वो जो है वो एक सर्कुलेटरी है, एक इलिप्टिकल है। थर्ड वाले से रिलेटेड यहां बना दूं मैं, थर्ड वाले से रिलेटेड भी जो है वो तीन होंगे, एक सर्कुलेटरी, दूसरा इलिप्टिकल, तीसरा और ज्यादा इलिप्टिकल। एक को बोल देंगे मान लीजिए 3A, एक को बोल देंगे 3B, एक को बोल देंगे 3C, है ना। सॉमरफेल्ड ने ऐसा कुछ 3A 3B 3 अपन अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, 3S 3P 3D 3A 3B 3C। इस तरह से फोर्स से रिलेटेड कितने जाएंगे, 4 सब ऑर्बिट्स हो जाएंगे, एक सर्कुलेटरी, बाकी 3 इलिप्टिकल जिनकी इसेंट्रिसिटी अलग अलग होगी। इस तरह से तो अब इन्होंने क्या किया कि एक मैथमेटिक्स बनाई, एक बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा मैं क्या करूंगा कि ये जो ऑर्बिट्स हैं इनसे रिलेटेड सब ऑर्बिट्स तो मुझे मानना ही है क्योंकि मुझे फाइन स्पेक्ट्रम समझाना है। तो अब सॉमरफील्ड ने कुछ अपनी बातें, सॉमरफील्ड्स पोस्टुलेट्स जैसे बोहर ने पोस्टुलेट दी वैसे ही सॉमरफील्ड ने पोस्टुलेट दी। सॉमरफील्ड की अभिकल्पनाएं, सॉमरफील्ड ने कहा कि साहब देखिए मेरे हिसाब से न्यूक्ली के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स केवल सर्कुलेटरी पाथवेज में नहीं घूमते। बोहर जो कह रहा है सर्कुलेटरी पाथवे में घूमते हैं वो बात ठीक है, लेकिन केवल सर्कुलेटरी पाथवेज में घूमते हैं ये बात ठीक नहीं है। सर्कुलेटरी पाथवेज के साथ साथ इलिप्टिकल पाथवेज में भी घूमते हैं। नोट्स आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अलग अलग आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं, उनको आप साथ साथ देख लीजिएगा। यहाँ ज्यादा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छी तरह से आप केवल सब पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और नोट्स को साथ में लेकर के बैठ जाइए। इसकी सॉमरफील्ड की जो थ्योरी है वो आप नोट से देख के उतार लेना। तो उन्होंने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग पहला तो मेरा जो चेंज मैं बोहर मॉडल में चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्ली इन सर्कुलेटरी पाथवेज एज वेल एज इलिप्टिकल पाथवेज। वृत्ताकार पथों के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार पथों में घूमते हैं। एंड बेसिकली द फंडामेंटल पाथवे इज इलिप्टिकल। मूलतः जो घूमने का पथ है वो इलिप्टिकल है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल पाथवे पे घूम रहे हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथों पे ज्यादा घूम रहे हैं। अगर पूरे एटम में 50 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 50 में से सर्कुलेटरी पाथवे पे तो कम ही घूम रहे होंगे, 10-12 घूम रहे होंगे। ज्यादातर 80% 70% इलेक्ट्रॉन्स इलिप्टिकल पाथवे में घूम रहे होंगे। द बेसिक फंडामेंटल पाथवे इज इलिप्टिकल। मूल पथ दीर्घ वृत्ताकार है। कभी कभी कुछ उनमें से कुछ सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स वो सर्कुलेटरी पाथवे यूज कर लेते हैं। उनका जो इलिप्टिकल पाथवे है वो विशेष परिस्थितियों में, स्पेसिफिक कंडीशन में सर्कुलेटरी बन जाता है जब उनकी माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस इक्वल हो जाती है। कुछ ऐसी कंडीशन लग जाती है कि माइनर एक्सिस, इलिप्टिकल पाथवे जो होता है, देखो सर्कुलेटरी पाथवे और इलिप्टिकल पाथवे में कुछ बेसिक डिफरेंस है। सर्कुलेटरी सर्कल का एक सेंटर होगा, वृत्त का एक केंद्र होगा, जबकि इलिप्स के दीर्घवृत्त के जो होते हैं, दीर्घवृत्त के 2 सेंटर होते हैं, 2 फोकस होते हैं। सेंटर सर्कुलेटरी पाथवे का, सर्कल का एक ही सेंटर होगा, ये कहलाएगी इलिप्स की ये वाली जो दोनों सेंटर से पास आउट होती हुई जो एक्सिस है वो कहलाएगी मेजर एक्सिस। दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष, इलिप्स की मेजर एक्सिस। और इस मेजर एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर लंबवत एक्सिस जो एक सेंटर में से पास आउट हो रही है और पूरी पेरिफेरी को टच कर रही है, ये कहलाएगी माइनर एक्सिस। दीर्घ अक्ष मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ये दोनों सेंटर में से पास आउट होती है। ये एक सेंटर से पास आउट होती है, इसके ठीक परपेंडिकुलर होती है, और एक सेंटर से पास आउट होती है, चाहे यहां से, चाहे जो इस लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी। और इन दोनों का रेशियो कहलाता है इसेंट्रिसिटी। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। किसी भी इलिप्स के
मेजर एक्सिस की लंबाई और माइनर एक्सिस की लंबाई का रेशियो जो होता है वो कहलाता है उसकी दीर्घवृत्तता, इसेंट्रिसिटी। अब यहां पर मेजर एक्सिस इसको मान लो, ये माइनर एक्सिस मान लो, दोनों इक्वल हो जाएगी, जो यही है वही यही है, तो इसकी इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी 1। इसकी जो मेजर एक्सिस है वो इक्वल टू मेजर एक्सिस इक्वल टू माइनर एक्सिस। मैथमेटिक्स के अंदर सर्कल को इलिप्स का ही एक स्पेशल कंडीशन माना जाता है। ऐसा इलिप्स जिसका इसेंट्रिसिटी 1 हो जाए, जिसकी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के इक्वल हो जाए, दोनों का रेशियो 1 हो जाए, उसे बोलते हैं, ऐसे इलिप्स को सर्कल बोलते हैं। सर्कल इज ए स्पेसिफिक इलिप्स, इज ए स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ इलिप्स व्हेन इट्स इसेंट्रिसिटी बिकम्स 1। जब उसकी दीर्घवृत्तता 1 हो जाती है तब ऐसे दीर्घवृत्त को वृत्त कहने लग जाते हैं। जब इसको मैं यहां से इस मेजर एक्सिस को छोटा करूं और माइनर एक्सिस बड़ी होती जाएगी और ये दोनों सेंटर एक दूसरे के पास आएंगे, पास आते आते जब दोनों सेंटर एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगे, तब ये वाली माइनर एक्सिस और ये जो मेजर एक्सिस है दोनों की इक्वल हो जाएगी और वो सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल इलिप्स की एक स्पेशल स्टेट है। इसलिए सोमरफील्ड ने बोला कि ज्यादातर इलिप्टिकल पाथवे में घूम रहे थे, कुछ एक इलिप्स सर्कल में कन्वर्ट हो गए, कुछ एक इलिप्टिकल पाथवे जिनकी माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस किसी कारण से बराबर हो गई, वो सर्कुलेटरी पाथवे बदल गए। वो कम है, वो स्पेशल स्टेट है, ज्यादातर इलिप्टिकल पाथवे है। तो एक तो उन्होंने ये बात बोली, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटरी पाथवे पे घूम रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल पाथवे पे घूम रहे हैं उनमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस है। तो इस तरह से सर्कुलेटरी और इलिप्टिकल पाथवेज जब होते हैं तो उनके अंदर घूमते समय इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आता है वो ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्ली के चारों ओर किसी सर्कुलेटरी पाथवे वाले सब ऑर्बिट में घूम रहा है, या ऑर्बिट ही बोल सकते हैं उसको, सब ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, और या वो किसी इलिप्टिकल पाथवे वाले सब ऑर्बिट में घूम रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो सर्कुलेटरी पाथवे पे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की न्यूक्ली से रेडियस कांस्टेंट रहेगी। जो रेडियस यहाँ है r1 वही यहाँ रहेगी, r1 वही यहाँ रहेगी, जब घूमता हुआ यहाँ आएगा तो भी वही रहेगी, घूमता हुआ यहाँ रहेगा तो भी वही रहेगी r1। रेडियस यानी डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्ली, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्ली जो है वो, जिसको हम रेडियस बोलते हैं, वो कांस्टेंट रहेगा, जबकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो चेंज होता रहता है। यहाँ पर डिस्टेंस एकदम क्लोजेस्ट आ जाएगा, यहाँ बहुत दूर चला जाएगा, यहाँ r1, यहाँ r2। यहाँ पर घूमते समय एंगल ऑफ रिवोल्यूशन, यहाँ से यहाँ आया तो इतना एंगल ऑफ रिवोल्यूशन, फिर उसके बाद 360 डिग्री का हो गया, फाई चेंजेस, फाई यहाँ भी चेंजेस होगा घूमते समय, एंगल ऑफ रिवोल्यूशन। लेकिन यहाँ जो है वो रेडियस कांस्टेंट रहेगी, यहाँ रेडियस भी जो है वो चेंज हो जाएगी। इसके साथ साथ चलिए रेडियस चेंज होगा, रेडियस यहाँ जो घूमते समय एंगुलर मोमेंटम है जे, वो जे जो है वो किसी केवल एक कंपोनेंट के रूप में होगा, जे जो है वो केवल एक कंपोनेंट के रूप में होगा, जबकि यहाँ जो है वो जे दो कंपोनेंट का सम होगा, जे आर प्लस जे फाई कंपोनेंट। इसमें घूमते समय जब इलिप्टिकल पाथवे में घूमता है इलेक्ट्रॉन तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो दो कंपोनेंट्स का वेक्टर सम होता है। यहाँ पर यहाँ भी दो वेक्टर्स का, दो कंपोनेंट्स का वेक्टर सम होता है, लेकिन यहाँ एक कंपोनेंट जीरो जाता है। कौन सा कंपोनेंट जीरो जाता है? जिसके अंदर चेंजेस नहीं होते। रेडियल कंपोनेंट जो है वो जीरो जाता है, रेडियल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, कांस्टेंट उसमें चेंज नहीं आता, इसलिए जे आर जीरो हो जाएगा, जे केवल जे फाई के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इलिप्टिकल पाथवे और सर्कुलेटरी पाथवे में घूमते समय इलेक्ट्रॉन के फंडामेंटल बिहेवियर में डिफरेंस होता है। तो अब दो पॉसिबिलिटीज हो गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेटरी पाथवे में भी घूम सकता है और इलिप्टिकल पाथवे में भी घूम सकता है। व्हेन इफ इलेक्ट्रॉन
if electron is revolving in elliptical pathway, then उस इलिप्टिकल पाथवे में, जब इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल पाथवे में घूम रहा है, इट्स टोटल वेलोसिटी इज वेक्टर सम ऑफ टू कंपोनेंट्स as well as its total angular momentum is vector sum of two components. उसका जो कुल कोणीय संवेग है घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का, जब भी कोई पार्टिकल घूमेगा तो उसमें एंगुलर मोमेंटम होगा, उसमें वेलोसिटी होगी, उसमें मोमेंटम होगा, उसमें एंगुलर मोमेंटम होगा। जे, जिसको हम m इंटू वी इंटू आर बोलते हैं, वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो दो कंपोनेंट्स का वेक्टर सम होगा। रेडियल कंपोनेंट, इसको बोलेंगे रेडियल कंपोनेंट ऑफ जे, और इसको बोलेंगे एजीमुथल कंपोनेंट ऑफ जे, है ना। एक बार याद करना है पूरा अच्छी तरह से, रेडियल कंपोनेंट और एजीमुथल कंपोनेंट, टोटल जे। किसी भी, जैसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, लेकिन वो दो कंपोनेंट्स का वेक्टर सम है, ये दोनों भी क्वांटाइज्ड है। जे आर की भी, जैसे जे की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बोर्ड ने बोला था एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आर क्वांटाइज्ड, इट कैन नॉट हैव ऑल द वैल्यूज, इसकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इट हैव सम सेलेक्टेड वैल्यूज NH/2π, H/2π, 2H/2π, 3H/2π। उसी तरह से सोमरफील्ड ने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम जिन दो कंपोनेंट्स का वेक्टर सम होता है, वो कंपोनेंट्स भी जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। उन कंपोनेंट्स की भी ईच एंड एवरी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एनी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, दीज आर ऑल्सो क्वांटाइज्ड। कैसे? जे आर जो होगा वो होगा NR/H/2π। जैसे ये H/2π के मल्टीपल होते हैं, ये भी H/2π के मल्टीपल होते हैं, ये भी H/2π के मल्टीपल होते हैं, ये H/2π का NR टाइम्स मल्टीपल होगा, एंड जे फाई जो है वो N∅H/2π होगा, H/2π का N∅ टाइम मल्टीपल होगा। तो लोगों ने बोला कि भाई साहब ये NR N∅ क्या है, तो उन्होंने कहा NR जो है, सोमरफील्ड ने बोला इट इज रेडियल क्वांटम नंबर, इट इज रेडियल क्वांटम नंबर। जो रेडियल कंपोनेंट है वो कौन कौन सी क्वांटाइज्ड वैल्यू रखेगा, H/2π के कितने टाइम मल्टीपल, उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला जो नंबर होगा, मैथमेटिकल नंबर होगा, फिगर होगा, वो कहलाएगा रेडियल क्वांटम नंबर। और N∅, और इस N∅ को एक और सिंबल K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल k से, ये कहलाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये दोनों बातें अगर हम यहां रख दें, और बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जे क्या होता है, NH/2π, तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, J इज इक्वल टू JR प्लस J∅, J अकॉर्डिंग टू बोहर NH/2π, JR अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड NR/H/2π प्लस J∅ N∅H/2π। तो NH/2π इज इक्वल टू, देखिए H/2π कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, NR प्लस N∅। तो H से H कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, तो अल्टीमेटली हम क्या कंक्लूजन निकाल देते हैं कि N ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ बोहर इज इक्वल टू NR प्लस N∅। एक ये भी आपको बात याद रखनी है, यानी किसी भी ऑर्बिट का जो N है, N किसका होता है, ऑर्बिट्स का, फॉर ऑर्बिट्स, और ये जो NR और N∅ किसके होते हैं, फॉर सब ऑर्बिट्स। क्योंकि एक ही ऑर्बिट से रिलेटेड अलग अलग सब ऑर्बिट्स का NR N∅ अलग अलग होगा, और वो NR किसी भी सब ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट से रिलेटेड किसी सब ऑर्बिट के NR और उसी सब ऑर्बिट के N∅ का सम हमेशा अपने ऑर्बिट के N के बराबर होगा। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा, NR रेडियल क्वांटम नंबर जो सब ऑर्बिट, N∅, दोनों NR N∅ दोनों सब ऑर्बिट के लिए होती है।
हर सब ऑर्बिट को एक एनआर दिया जाता है, एक एन फाई दिया जाता है। क्या दिया जाएगा अभी बताऊंगा आपको। तो इस तरह से ये जो है वो एंगुलर मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स माने और क्वांटम नंबर्स मानी दो। ये क्वांटम नंबर सब ऑर्बिट्स के लिए दी गई, ये ऑर्बिट के लिए होती है। एक ही ऑर्बिट के सभी सब ऑर्बिट्स का एन सेम ही रहता है। फिर और क्या क्या रूल्स बनाए, वो सोमरफील्ड के रूल्स कहलाते हैं, सोमरफील्ड के पोस्टुलेट्स कहलाते हैं। एनआर विल बी 0 फॉर सर्कुलेटरी ऑर्बिट। ये भी रूल आपको याद रखना है। एनआर विल बी 0। एनआर ऑफ डिफरेंट सब ऑर्बिट्स of any orbit may be NR may be 0, और 1 और 2। ऐसा कहां तक चलेगा, 0 से लेकर के कहां तक चल जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 तक होता रहेगा। ठीक है, 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3 कोई भी। 0 और 1 के बीच कोई वैल्यू नहीं होगी, 1 और 2 के बीच कोई वैल्यू नहीं होगी, 3 हो सकती है और 3 और एनी होल नंबर। n phi of different suborbits of any orbit may be, क्या क्या हो सकता है उनका n phi जो ना किसी किसी सब ऑर्बिट का जो है वो 1 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, किसी का 3 हो सकता है, किसी का जो है वो 4 हो सकता है और एनी होल नंबर हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। n phi कैन नॉट बी 0। ठीक है ना, ये 0 हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता। nr प्लस n phi विल बी ऑफ एनी सबऑर्बिट will be equals to n। n के बराबर होगा, उस ऑर्बिट की n के बराबर होगा। ठीक है ना। nr डिफरेंट सब ऑर्बिट्स ऑफ एनी ऑर्बिट has different values of nr as well as n phi with respect to each other। किसी एक ऑर्बिट से रिलेटेड अलग अलग सब ऑर्बिट्स के nr और n phi की वैल्यूज, nr की वैल्यूज आपस में अलग अलग होगी, n phi की वैल्यूज भी आपस में अलग अलग होगी। और क्या क्या बताया, the number of suborbits related to any orbit, किसी ऑर्बिट से रिलेटेड, किसी कोष से रिलेटेड, कोष से संबंधित उपकोषों की संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट्स ऑफ nr and n phi, number of sets of nr and n phi for that orbit, for that n। उस ऑर्बिट की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या है, उस n से संबंधित nr और n phi के जितने सेट्स बनेंगे, रूल्स को फॉलो करते हुए जितने सेट्स बनेंगे, उस कोष से संबंधित उतने ही उपकोष होंगे। ठीक है, ये सारी बातें एक बार पोस्टुलेट्स हैं बोर के, सोमरफील्ड के, जिनको आपको याद करते जाना है। इसेंट्रिसिटी ऑफ एनी पाथवे सबऑर्बिट इज इक्वल टू n अपॉन n phi। उसका n अपॉन n phi होगा। इफ
E is equal to n upon n phi is equal to 1, then suborbit or pathway will be circulatory. ठीक है, तो पाथवे जो है वो सर्कुलेटरी होगा. और एंड इफ इसेंट्रिसिटी is greater than 1 or n upon n phi is greater than 1 or n is greater than n phi, then suborbit, then that suborbit will be elliptical. Then that suborbit, तो वो अगर किसी सबऑर्बिट के लिए E यानी n बटा n फाई 1 से बड़ा आ जाए, और ऐसा तभी पॉसिबल जब n फाई से बड़ा हो, तो वो सबऑर्बिट इलिप्टिकल हो जाएगा, वरना वो सर्कुलेटरी हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 होने पर. इस तरह से उसने कहा कि आप सेट बनाइए तो किसी ऑर्बिट से रिलेटेड कितने सबऑर्बिट्स होंगे ये आपको पता चल जाएगा. तो देखिए सबऑर्बिट्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ सबऑर्बिट्स रिलेटेड टू एनी ऑर्बिट. देखिए ऑर्बिट, उसके एन का वैल्यू, उससे रिलेटेड एन आर और एन फाई की वैल्यू वाले सब ऑर्बिट्स, उसका ई और शेप ऑफ सब ऑर्बिट, शेप ऑफ पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सब ऑर्बिट कैसा होगा. अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, के ऑर्बिट है, तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी. अब एन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो एन आर की 0, एन फाई की 1, एक सेट पॉसिबल है. क्यों भाई, एन आर का 0, एन आर तो 0 हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी होता है. एन फाई, अच्छा एन इज इक्वल टू 1 है, एन इज इक्वल टू 1 है, तो एन आर 0 होने पर एन फाई 1 ही होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा, इसके बराबर. आप बोलोगे सर ये इसका हाफ नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता. आप बोलोगे सर इसका 1 इसका 1 नहीं हो सकता क्या? नहीं, क्योंकि इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 1 ही है. हाफ हो नहीं सकता, 0 1 हो सकता है. आप बोलोगे सर इसका 1 और इसका 0 नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता. इसका तो 1 हो सकता है, लेकिन इसका 0 नहीं हो सकता. ठीक है ना, इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है सेट. ये फ्रैक्शन में हो नहीं सकते दोनों ही. ये 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है. यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए nr और n फाई का कितने सेट पॉसिबल है? एक ही. कौन सा? nr 0 n फाई 1 वाला. अच्छा, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी? n अपॉन n फाई. इसेंट्रिसिटी क्या जाएगी? n अपॉन n फाई. n कितना है? 1, और n फाई भी कितना है? 1, तो इसेंट्रिसिटी 1 हो गई, यानी सर क्या हो गया? सर्कुलेटरी, वृत्ताकार. यानी फर्स्ट ऑर्बिट से रिलेटेड एक ही सेट है, इसलिए एक ही सब ऑर्बिट होगा और वो सर्कुलेटरी होगा. और वो सर्कुलेटरी पाथवे, उसका आप सब ऑर्बिट बोल दो, उसका आप ऑर्बिट बोल दो. क्या ये? अब देखिए एल, सेकेंड ऑर्बिट. सेकेंड ऑर्बिट से रिलेटेड, सेकेंड ऑर्बिट की एल, जो सेकेंड ऑर्बिट एल बोल दो चाहे सेकेंड ऑर्बिट बोल दो, एक ही बात है ना. ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया. इसके लिए n की वैल्यू 2 है. अब कितने सेट बनेंगे? 0 2, 0 शुरुआत हो जाएगा. इसको 0 कर दिया तो 2 करना पड़ेगा, तो दोनों का सम इसके इक्वल है. इसका 1, इसका 1, इसका 2, इसका 0 पॉसिबल नहीं है, तो 2 सेट पॉसिबल है. इसके लिए n अपॉन n फाई 2/2 1, इसके लिए n अपॉन n फाई 2/1 2. ये क्या हो जाएगा? सर्कुलेटरी. ये क्या हो जाएगा? इलिप्टिकल, क्योंकि E ग्रेटर देन 1 आया तो इलिप्टिकल. जो पॉसिबल नहीं है उसको हटा दीजिए. n इज इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्बिट. थर्ड ऑर्बिट से रिलेटेड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, 0 1 1 0 3. जब इसका 0 होगा इसका 3 हो जाएगा. इसका 1, इसका 2, इसका 2, इसका 1, इसका 3, इसका 0 पॉसिबल नहीं है. 3 सेट होंगे. 3/3 1, 3/2 1.5, 3/1 3. देखिए 3/3 3/2 3/1 E की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा?
सर्कुलेटरी हो जाएगा, ये इलिप्टिकल हो जाएगा, ये मोर इलिप्टिकल हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। अब अपन फोर्थ ऑर्बिट बना देते हैं, n इज इक्वल n, फोर्थ ऑर्बिट। इसके लिए प्रिंसिपल कार्टेशियन 4 0 1 सॉरी 0 4, जब ये 0 होगा तो ये 4 होगा क्योंकि इन दोनों का सम इसके बराबर 1 3 2 2 3 1 है ना। इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। तो ये जब हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1, ये 4/3 इज इक्वल टू 1.33, ये 4/2 इज इक्वल टू 2, ये 4/1 इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा सर्कुलेटरी, ये हो जाएगा इलिप्टिकल, ये हो जाएगा मोर इलिप्टिकल, और ये हो जाएगा मोस्ट इलिप्टिकल। क्या ये? फिर उसके बाद आ जाइए फिफ्थ ऑर्बिट में, NO फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ स्लेटेड 0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0 5 0। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ये 5/5 1, 5/4 1.25, 5/3 1.67, 5/2 2.5, 5/1 5। ये क्या हो जाएगा? सर्कुलेटरी, ये इलिप्टिकल, ये मोर इलिप्टिकल, ये मोस्ट इलिप्टिकल, है ना, दीर्घवृत्ताकार और ज्यादा दीर्घवृत्ताकार। ये नॉट फाउंड प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिकली नहीं मिलता, नॉट फाउंड प्रैक्टिकली, क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट फिफ्थ ऑर्बिट से रिलेटेड भी 4 सब ऑर्बिट्स ही मानते हैं। इस तरह सिक्स्थ ऑर्बिट से रिलेटेड थ्योरेटिकल 6 बन जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली शुरुआत वाले 4 ही माने जाएंगे। 2 थ्योरेटिकली माने जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकली आज तक नहीं मिले। ठहरिए। तो इस तरह सोमरफेल्ड ने ये माना कि फर्स्ट ऑर्बिट किसी न्यूक्ली के चारों तरफ घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लिय मान लीजिए, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट का लिए N1 NR0 N5 1, फर्स्ट ऑर्बिट एक ही सब ऑर्बिट के रूप में होता है। फिर ये सेकेंड ऑर्बिट होता है, सेकेंड ऑर्बिट 2 सब ऑर्बिट के रूप में होता है। ये भी सेकेंड ऑर्बिट है, N2 है, इसका भी N2 है, दोनों सेकेंड ऑर्बिट है मिला के। इसका NR0 है, N5 2 है, इसका NR1 है, N5 भी 1 है। कहिए। जो थर्ड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट के बाद में थर्ड ऑर्बिट का बना देता हूं, इसको हटा दो एक बार। जो थर्ड ऑर्बिट है ये उसका सर्कुलेटरी वाला हो गया, ये उसका इलिप्टिकल वाला हो गया, ये उसका मोर इलिप्टिकल वाला हो गया। इसका भी N3 है, इसका भी N3 है, इसका भी N3 है, इसका NR0 N5 3 है, इसका NR1 N5 2 है, इसका NR2 N5 1 है। तीनों थर्ड ऑर्बिट है, तीनों मिला के, और 3 अलग अलग सब ऑर्बिट्स हैं। ठीक है। अगर मैं इन सब को हटा करके इनके चारों तरफ फोर्थ ऑर्बिट बनाऊं, फोर्थ ऑर्बिट बनाऊं न्यूक्ली के चारों तरफ, ये उसका न्यूक्ली, और सीधा फोर्थ ऑर्बिट बनाऊं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को एक बार इनविजिबल कर दूं, तो फोर्थ ऑर्बिट में ये हो जाएगा फोर्थ ऑर्बिट का सर्कुलेटरी, ये हो जाएगा इलिप्टिकल, ये हो जाएगा और ज्यादा इलिप्टिकल, और ये हो जाएगा फोर्थ। इसका NR0 N5 4, NR1
n-phi3, इसका nr2 n-phi2, इसका nr3 n-phi1. 4 suborbits related to or of fourth orbit. ये था. इसी तरह से फिफ्थ ऑर्बिट से रिलेटेड भी 4 सब ऑर्बिट्स हो जाएंगे. फिफ्थ ऑर्बिट से रिलेटेड 4 सब ऑर्बिट्स भी आप इसी तरह से बना लोगे. सब ऑर्बिट रिलेटेड टू फिफ्थ ऑर्बिट n is equal to 5. वो क्या हो जाएगा? nr0 n-phi5, nr1 n-phi4, nr2 n-phi3, nr3 n-phi2. उनकी सेंसिटिविटी अलग हो जाएगी. ये होता है ऑर्बिट से रिलेटेड सब ऑर्बिट्स के क्वांटम नंबर्स देने चालू किए. सब ऑर्बिट्स को जो क्वांटम नंबर्स दी वो कहलाई nr और n-phi, रेडियल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर. इससे आगे की सोमरफील्ड की बची कुछ स्टोरी अपन आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और सोमरफील्ड मॉडल को कंप्लीट करते हुए, क्योंकि सोमरफील्ड मॉडल भी सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो फिर आगे हम नया मॉडल, मोस्ट मॉडर्न मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे.